हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं अश्मिता आप लोगों को इकोनॉमिक्स क्लास 9th अर्थशास्त्र पालमपुर गांव की कहानी पढ़ा रही थी। अब तक हमने 2 क्लास कर लिए हैं और आज ये हमारा तीसरा क्लास है। कल के क्लास में हमने पालमपुर में खेती के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कल 2 पॉइंट्स देखे थे, जिसमें पहला कि भूमि स्थिर होती है और दूसरा पालमपुर गांव में पैदावार को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे। ये हमने कल के क्लास में पढ़ा है और आज हम लोग उसी से आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था कि पालमपुर में जो खेती होती है वहाँ भूमि क्या है, स्थिर है। जो भूमि पालमपुर गांव की है उसी भूमि में लोग खेती करते हैं। उसमें से कुछ जो बंजर थे वो 1960 के दशक में उन्हें खेती योग्य बनाया गया था और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जाती थी और साल भर में 3 फसल लगाए जाते थे। साथ ही साथ हमने देखे कि पैदावार बढ़ाने के भी तरीके उन्होंने अपनाए। पहले वो ट्रेडिशनल तरीका यूज़ करते थे, जो पुराने तरीके थे उससे वो खेती किया करते थे। लेकिन फिर 1960 के अंत में जब 1960 के दशक के अंत में जब हरित क्रांति आई तो उन्होंने HYV बीज का उपयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपजाने की कोशिश की थी, गेहूं और चावल की, और अच्छा मुनाफा भी कमाया था। और आज हम लोग उसका तीसरा पॉइंट देखने वाले हैं। वो क्या है, क्या भूमि खेती के आधुनिक तकनीक धारण कर पाएगी। मतलब हम देखेंगे कि जो आधुनिक तकनीक, जो HYV सीड्स बीजों का जो प्रयोग करके जो खेती की गई, तो क्या वो टेक्निक्स हमारी भूमि, पालमपुर की भूमि कितना उसे ग्रहण कर पाती है। उस टेक्निक का, ये आधुनिक तकनीक का पालमपुर की भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि पालमपुर गांव में क्या किया गया, आधुनिक कृषि की विधियां अपनाई गई, जैसे कि HYV बीज अपनाए गए और उर्वरक, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई के साथ साथ कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाने लगा। तो और उसके मदद से पैदावार बढ़ाई गई। अब देखना है कि ये सब जो तकनीक अपनाए गए थे, आधुनिक कृषि विधियां बनाई गई थी, उसका भूमि पर क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन विधियों की से क्या हुआ कि सिंचाई के लिए अधिक जल का प्रयोग किया गया। जब हम लोग पुराने तकनीक की बात करते हैं तो वहाँ सिंचाई के लिए कम जल की आवश्यकता पड़ती थी और आधुनिक तकनीक में सिंचाई के लिए अधिक जल की आवश्यकता पड़ने लगी। उससे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जल जब सिंचाई में उपयोग किए जाने लगे नलकूपों के मदद से, तो क्या हुआ, भूमिगत जल की कमी हो गई। जो ज़मीन के अंदर जो जल था वो और नीचे चला गया। ठीक है, उससे फिर क्या, और उस साथ ही साथ क्या हुआ, अधिक उर्वरकों का प्रयोग, अधिक से अधिक फसल उगाने के लिए, अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए मिट्टी में क्या किया जाने लगा, अधिक रासायनिक उर्वरकों का जो है प्रयोग किया जाने लगा। और क्या होता था कि उससे क्या हुआ कि मिट्टी की जो उर्वरता थी, मिट्टी में जो फसल उगाने की जो क्षमता थी, उसमें क्या हुई है, कमी हुई है। ये कैसे हुआ, जब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हम पेड़ पौधे के लिए करते हैं तो रासायनिक उर्वरक में ऐसे खनिज होते हैं, वो ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुलकर पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। और क्या होता है, इससे पौधों को तो जो चाहिए होता है वो उन्हें मिल जाता है, लेकिन मिट्टी इन रासायनिक उर्वरकों को लंबे समय तक पकड़ के नहीं रख पाती है। इससे क्या होता है कि बारिश का मौसम हो या पानी ज़्यादा मिलने से मिट्टी से ये रासायनिक उर्वरक जो है बह करके कहाँ चले जाते हैं, भूमिगत जल में, या मतलब समझ लीजिए ज़मीन के अंदर वो और चले जाते हैं और साथ ही साथ वो नदियों और तालाबों में भी मिल जाते हैं। इससे क्या होता है कि भूमिगत जल हो, नदी हो, तालाब हो, उन्हें मिल करके उन्हें क्या करती है, प्रदूषित करती है। तो रासायनिक उर्वरक
जो खेती के लिए अधिक उपयोग किया जा रहा है उससे क्या हो रहा है, जल, भूमिगत जल भी खराब हो रहे हैं, साथ ही साथ नदियों और तालाबों का जल भी प्रदूषित हो रहा है। ये एक नुकसान है। साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं, अधिक उपज के लिए अधिक लागत, जैसे मिट्टी की उर्वरता जो है वो कम होती जा रही है। आधुनिक कृषि विधियों, वो सब रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता में जो कमी आ रही है, तो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए, अधिक से अधिक फसल उगाने के लिए किसान जो क्या करते हैं, अधिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। ये कहीं ना कहीं उन्हें अधिक उपज के लिए अधिक लागत देती है, उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं ये ज़्यादा फसल उपजाने के लिए, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। ये हमने देखा कि आधुनिक तकनीक जो है भूमि पर क्या कर रही है, कुछ नेगेटिव, कुछ नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं कि पालमपुर के किसानों में भूमि का किस प्रकार वितरण किया गया। हमने कल ही देखा कि पालमपुर गांव में 450 परिवार हैं, उसमें से 80 परिवार जो कि उच्च जाति के हैं, उनके पास गांव की ज़्यादातर भूमि उन्हीं के पास है। और साथ ही साथ कुछ दलित परिवार हैं जो कि जिनके पास भूमि नहीं के बराबर है, बहुत कम भूमि है, और वो गांव के किसी कोने में रहते हैं, किसी छोटे से हिस्से में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि पालमपुर के किसानों में, वहाँ के गांव के लोगों में भूमि का किस प्रकार वितरण किया गया है। अब सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि पालमपुर में कितना परिवार है, 450 परिवार है पालमपुर में। उसमें से अब हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं 150 परिवार। ये 150 परिवार है, ये किस से बिलोंग करते हैं, ये हमारे दलित हैं, और ये क्या है, भूमिहीन है। 450 परिवार में से 150 परिवार जो कि दलित हैं, और वो क्या है, वो भूमिहीन है। साथ ही साथ अब अगर हम देख रहे हैं कि उसके अलावा फिर हम देख रहे हैं 240 परिवार जो हैं वो छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं। उनकी भूमि का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, वो 2 हेक्टेयर से काफ़ी कम है, और वो उस पर खेती करते हैं, जिससे उन्हें आमदनी क्या होती है, कम होती है। वो कम फसल उपजा पाते हैं, कम आमदनी कर पाते हैं। ये हो गया हमारा 150 परिवार जो कि दलित हैं। साथ ही साथ 240 परिवार जो कि छोटे किसान हैं, जो कि छोटी भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं और कम मुनाफा कमाते हैं, कम आमदनी कमाते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा क्या है, 60 परिवार और हैं जो कि मझोले और बड़े किसान हैं। ये पैसे वाले हैं, इनके पास बड़ी भूमि है, इनके पास 2 हेक्टेयर हो या 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा की भूमि इनके पास होती है। ये 60 परिवार जो कि गांव के 60 परिवार है, इनके पास ये जो है कि अच्छी तकनीक यूज़ कर पाते हैं, इनके पास ज़्यादा पैसा है और ये अच्छी खेती कर पाते हैं। बड़ा इनके पास भूमि है तो ज़्यादा ये उपजा पाते हैं, और इनकी आमदनी इन दोनों कैटेगरी के परिवारों से ज़्यादा बेहतर है, इनकी स्थिति ज़्यादा बेहतर है। ये जो है ये घास फूस के बने मकान में रहते हैं, छोटा मकान है। इनका मकान जो है वो सीमेंट और ईंट से बना हुआ काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छा है। ये हम क्या देख रहे हैं, इस चीज़ से हम क्या देख रहे हैं कि पालमपुर के किसानों में जो भूमि का वितरण है वो किस प्रकार का है, वो असमान वितरण है। असमान वितरण, भूमि का वितरण कैसा है, असमान है, मतलब सबको एक बराबर भूमि नहीं दी गई है, नहीं मिली है। दलित जो है वो कैसे हैं, वो भूमिहीन है, और जो छोटे किसान हैं उनके पास छोटी भूमि है, और ये जो 60 परिवार हैं उनके पास बड़ी भूमि है और वो अधिक आमदनी कमाते हैं। इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि पालमपुर के किसानों में भूमि का वितरण असमान है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है कि पालमपुर गांव में श्रम की व्यवस्था कौन करता है, किस प्रकार से श्रमिकों की व्यवस्था की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं छोटे किसान। अगर छोटे किसान की बात की जाए तो छोटे किसान के खेतों में काम कौन करते हैं, उनके परिवार के सदस्य ही करते हैं।
छोटे किसान जो हैं वो उनके खेतों में काम करने का काम उनके परिवार के सदस्य ही करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफा वो कमा नहीं पाते, बहुत फसल वो उगा नहीं पाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ज़मीन जो है वो और छोटी होती जाती है, क्योंकि वो परिवार के सदस्यों के बीच बंटती जाती है। इस तरीके से उनका मुनाफा जो है वो और कमते जाता है, उनकी आमदनी जो है वो और कमती जाती है। ये हो गए छोटे किसानों की बात। अब हम देखते हैं मझोले और बड़े किसान। मझोले और बड़े किसान की बात करें तो वो क्या करते हैं, क्योंकि वो अमीर होते हैं, उनके पास पैसा है, तो वो किराए पर श्रमिक लेते हैं। ये किराए पर श्रमिक, ये जो भूमिहीन हैं लोग, ये किराए पर इन्हें श्रमिक मिलता है। ये इन्हें क्या मजदूरी के तौर पर ये इन्हें नकद देते हैं या तो अनाज देते हैं। जो फसल उपजाई जाती है उसमें से कुछ अनाज देते हैं या तो नकद देते हैं। चूँकि इनकी संख्या गांव में काफ़ी है तो ये जो है कि जिस तरीके से सरकार ने तय की थी 1970 में कि जो मजदूरी है वो 300 रुपये दी जाएगी, लेकिन चूँकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा संख्या में ऐसे भूमिहीन श्रमिक हैं, इसलिए इन्हें 150 से 160 के आसपास की मजदूरी जो है नकद वो दी जाती है। अनाज जो भी उगाए जाते हैं उसमें से कुछ उन्हें दिया जाता है उनके मजदूरी के तौर पर। साथ ही साथ उन्हें कभी कभी काम करने के एवज में खाना भी दिया जाता है। लेकिन इन सब से उन्हें क्या होता है, मजदूरी जो है वो कम मिलती है। जो सरकार ने तय की होती है 300 रुपये, लेकिन उन्हें 150 से 160 ये रुपए मिलते हैं मजदूरी के तौर पर। तो उनकी आमदनी जो है वो क्या होती है, कम होती है। इतनी कम होती है कि वो उसमें सरवाइव नहीं कर पाते, वो उनका पूरा साल नहीं चलता है। और ये किसान जो हैं, चूँकि कृषि कार्य जो है वो सिंचाई के साथ साथ जो है मानसून पर निर्भर करते हैं, तो पूरे साल भर इन्हें काम मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जिस वक्त इन्हें काम नहीं मिलता है ये शहर की ओर चले जाते हैं, ये वहाँ कोई और काम करते हैं या वैसे राज्य चले जाते हैं जहाँ कृषि में सालों भर अच्छी आमदनी मिलती है, उन्हें अच्छी मजदूरी मिलती है। और यही मज़दूर क्या कहलाते हैं, प्रवासी मज़दूर, जो दूसरे जगह में जा कर के काम करते हैं। इस तरीके से हमने क्या देखा कि पालमपुर गांव में जो छोटे किसान होते हैं उनके परिवार के सदस्य ही काम करते हैं खेतों में, और जो मझोले और बड़े किसान होते हैं क्योंकि वो उनके पास पैसा होता है इसीलिए वो किराए पर श्रमिक लेते हैं, उनसे काम करवाते हैं। लेकिन जब मजदूरी मिलती है उन्हें, वो उनके तय रकम से काफ़ी कम मिलती है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे श्रमिक हैं और वो जो हैं वो कम रुपए में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब उन्हें काम गांव में नहीं मिलता है तो वो शहर की तरफ पलायन करते हैं और वहाँ उन क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं जहाँ उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। ये आज का क्लास हमारा यहीं तक है और कल हम लोग मिलते हैं फिर इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।